तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की ही तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। आम के बाग को क्षति करने वाला फुदका कीट का नियंत्रण। सब्जियों की नई किस्मों की खेती करके किसान कमा सकते हैं कम समय में ज्यादा लाभ। बकरियों में लगने वाले रोग और परजीवियों से बचाव और उपाय। आम के बाग में बौर आने का समय आ रहा है, लेकिन इस समय बागों में फुदका कीट का प्रकोप दिखाई देता है जो कि भारी नुकसान पहुंचाता है। और इसके नुकसान से बचने के लिए यह जरूरी है कि इस कीट का नियंत्रण किया जाए, तभी आपको आगे चल करके आम के बाग से अच्छी फलत मिल पाएगी। तो आम के फल वृक्षों को क्षति पहुंचाने वाले फुदका कीट का नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक कीट वैज्ञानिक डॉक्टर ए.के. अवस्थी। हाँ, देखिए ऐसा है, अभी आम के जो वृक्ष हैं उनमें फूलों की अवस्था प्रारंभ होगी और इस समय विशेष करके हमारे किसान भाइयों को या जो भी आम के बागवानी कर रहे हैं कृषक भाई, उनको ये देखना नितांत ज़रूरी है कि जो आम का फुदका कीट है, जिसे मैंगो हॉपर के नाम से भी हम जानते हैं, इसका प्रकोप जो है होने की संभावना बनती है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा पानी गिर के कुछ थोड़ा सा बदली वाला मौसम भी रहा है, उसमें और इस प्रकोप के बढ़ने की संभावना हो जाती है। किसान भाइयों, आम के बाग को सबसे अधिक हानि मैंगो हॉपर कीट द्वारा पहुंचाई जाती है, जिसे हम फुदका कीट के नाम से भी जानते हैं। तो ये कीट आम के वृक्षों को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है तथा इसे आप किस तरह से पहचानें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। और ये मुख्यतः पत्तियों से, फूल के डंठलों से, फूलों से और जो छोटे छोटे आम के फल लगते हैं उनसे जो है ये रस चूस कर जो है नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण से फूल झड़ जाते हैं। जो छोटे छोटे फल आम के वृक्षों में आते हैं वो सूख कर गिरने लगते हैं। जहाँ तक क्षति का प्रश्न है तो ये समझिए कि करीब 20 से 100% तक की क्षति जो है आम वृक्ष को फलन में हो सकती है। और जहाँ तक इसकी पहचान का प्रश्न है, ये भूरे से रंग का कीट दिखाई देता है जो कि सामने की तरफ चौड़ा और पीछे की तरफ सकरा होता है और इसे आम का फुदका, जैसा कि मैंने पहले कहा आपको, आम के फुदके के नाम से जाना जाता है। जो प्रकोप होता है उसकी सबसे अच्छी पहचान ये है कि सूर्य के प्रकाश में पत्ती चमकती हुई दिखाई देती है और चमकती हुई से दिखाई देने से तात्पर्य यह होता है कि जब ये रस चूसता है और रस चूसने के साथ साथ ये जो अपने मल के रूप में एक तरल शहदनुमा चिपचिपे पदार्थ का स्त्रवण करता है, जो कि पत्ती पर गिरने से पत्ती चमकने लगती है सूर्य की रोशनी में, और साथ में उस पत्ती पर कालांतर स्थिति में काले फफूंद का उगने के कारण वो पत्ती जो है काली पड़ने लगती है। और इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी प्रभावित होती है पौधे के भोजन बनाने की, और जिसके कारण जो वृक्ष है, पौधा है, उसकी वृद्धि पे भी विपरीत असर होता है और साथ ही जो फलन है उस पर भी जो है विपरीत प्रभाव पड़ता है।
तो इस तरह से ये आम का जो फुदका कीट है, इस पर इस समय जनवरी फरवरी के महीने में विशेष करके निगरानी रखना अत्यंत आवश्यक है। तो देखा किसान भाइयों, ये कीट आम के बागों के लिए कितना खतरनाक है, और यदि आपके भी बाग में इस कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इसका समन्वित नियंत्रण किस प्रकार से करें जिससे कि आपको आम का अधिक उत्पादन मिल सके, आइए इसकी भी जानकारी हम आपको देते हैं। जहाँ तक इसके प्रबंधन का प्रश्न है, तो कुछ बातें हैं जिन पर यदि हम शुरुआती अवस्था से गौर फरमाएं तो निश्चित रूप से फुदके के कीट को बहुत हद तक रोका जा सकता है। उसमें सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी आम के वृक्ष लगाने का तरीका है, वैज्ञानिक तरीका है, उसको अपनाएं, सही दूरी पर पेड़ लगाएं। अभी तो कटाई छटाई का खैर समय नहीं है, मगर जब समय हमारे वैज्ञानिक बताते हैं कटाई छटाई का, उस समय कटाई छटाई करना इसलिए आवश्यक है जिससे पेड़ों के चारों तरफ जो है धूप और हवा का जो है आवागमन सही तरीके से हो, जिससे कीट प्रकोप की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा जो आम के बाग हैं उनमें पानी के निकासी की उचित व्यवस्था होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ बातें हैं। साथ ही शुरुआती अवस्था में यदि आम के फुदके का आक्रमण होता है वृक्ष पर, पत्तियों पर या किसी भी तरह से फूल पर, या जो उसका पुष्पक्रम आएगा उस पर, या छोटे फलों पर, यदि हम शुरुआती अवस्था में धुआं करते हैं आम के बाग में, तो धुआं करके भी शुरुआती अवस्था में कीट प्रकोप को रोका जा सकता है। इसके साथ ही यदि मान लीजिए 5 या उससे अधिक फुदका कीट प्रति पुष्प दिखाई देते हैं, तो ऐसी स्थिति में कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग हम कर सकते हैं। और कीटनाशक दवाइयों में कई तरह की दवाइयाँ बाज़ार में उपलब्ध हैं, जिनमें कुछ अच्छी असरकारक दवाइयाँ हैं, जैसे आपका मेथिल डिमेटान नाम की एक दवा है, या डाइमेथोएट नाम की एक दवा आती है। इसकी 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी घोल बनाकर छिड़काव किया जा सकता है। इसके अलावा एक दवा और है जैसे इमिडाक्लोप्रिड के नाम से हमारे कृषक भाई जानते हैं। इसकी भी करीब 0.4-0.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर यदि हम पेड़ पर एक समान छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से कीट प्रकोप में कमी आती है। तो इस तरह से हम इस कीट के से होने वाली जो आम के वृक्षों को क्षति है उसको बचा सकते हैं। प्रदेश के किसानों को किस प्रकार से कृषि के द्वारा ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ मिल सके, इस दिशा में कृषि वैज्ञानिक नित नई खोजों में लगे रहते हैं। वर्तमान समय में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में विभिन्न रंग वाली सब्जियों की नई किस्में तैयार की गई हैं, जिसमें सफेद और हरे रंग के बैंगन, 4 रंग की मूली और गाजर इत्यादि इन सभी सब्जियों की नई किस्मों की खेती करके प्रदेश के किसान किस तरह से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं यहाँ के कुलपति डॉक्टर एस खोखर से। ऐसा था कि लोगों को जो है वो क्वालिटी का जो सीड या प्लांटिंग मटेरियल नहीं मिल रहा, खासकर जो सब्जियां हैं और फल हैं उनके अंदर ज़्यादा समस्या है, तो इसलिए ये प्रोग्राम हमने शुरू किया है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने उच्च तकनीकी नर्सरी तैयार की है, जिसमें बागवानी व सब्जियों की नई किस्म जैसे 10 प्रकार के रंगों के बैगन, 3 तरह के रंग वाली गाजर, 4 प्रकार की मूली, 2 प्रकार की गोभी और स्ट्रॉबेरी के पौधे किसानों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। HAU के कुलपति डॉक्टर KS खोखर ने बताया कि वर्तमान समय में कृषि वैज्ञानिकों ने फल व सब्जियों में नई नई किस्में विकसित की हैं। एक तो वो सब्जियां जिनको लोग अब ज़्यादा लगाने लगे, उनके अंदर जो भी बेस्ट वैरायटी है उसका सीड प्लांटिंग मटेरियल मिले यहाँ पे। और ऐसे ही फ्रूट्स में है जो ज़्यादातर 2 की डिमांड रहती है हमारे पास, अमरूद की और ये जो नींबू जाति के किन्नों खासकर। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर इनमें जितनी हमारे पास अवेलेबल वैरायटी है उन सब का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे मिल जाए, तो नर्सरी मिल जाए
नर्सरी रेज करना फार्मर के बस का काम नहीं है वेजिटेबल का, तो यहाँ से ले जाए कोई इतना ज़्यादा महंगा नहीं है बहुत, हम तो ऑलमोस्ट उसी कॉस्ट पे दे रहे हैं जो हमारी कॉस्ट आ रही है। तो ये इसका प्रथम वर्ष अभी पहला ही चला है इसका, और इसमें काफ़ी रेस्पॉन्स है। वैसे हमारे यहाँ से सेल भी काफ़ी ठीक हो रही है। HAU के रामधन बीज फर्म के निदेशक डॉक्टर रमेश पुनिया ने बताया कि किसान अपने खेतों में नई नर्सरी नहीं बना सकता, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा लागत आती है। इसीलिए इस नर्सरी में कई किस्म के फलों और सब्जियों के पौध तैयार की जाती है। ग्रीन हाउस में बिना मौसम के प्रभाव के हर फल व सब्जियों के पौध तैयार करते हैं और कम भाव में हम किसानों को उपलब्ध करवाते हैं। ये सब्जियों की पौध और हॉर्टिकल्चर प्लांट्स है, खास करके अपने अमरूद है, नींबू है, किन्नू है, उनकी पौध तैयार करते हैं। सब्जियों की पौध में ये है कि फार्मर का जैसे अब ठंडा मौसम था, ठंड में पौध तैयार नहीं हो पाती, जब सब्जी का टाइम आता है तो वो लेट हो जाता है। हम इसमें ग्रीन हाउस में उसको सर्दी के मौसम में तैयार कर लेते हैं और 25 दिन की 30 दिन की जब भी पौध हो तो फार्मर्स को सस्ते रेट पे 2 रुपए के पर सीडलिंग के हिसाब से बेच देते हैं, उसकी सब्जी खेत में जल्दी हो जाती है। उन्होंने बताया कि इस नर्सरी के माध्यम से किसान को अलग अलग रंगों की गाजर, बैगन, गोभी की पौध तैयार की जाती है और किसानों को उपलब्ध करवाई जाती है। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि फार्मर को बनी बनाई पौध बढ़िया मिल जाती है, जाके अपने खेत में लगा लो। और फिर नई सब्जियों में अब हमने क्या किया है कि जैसे आपकी गाजर थी एक ही तरह की होती थी, अब हमारे पास यहाँ 3-4 तरह की गाजर है अलग अलग रंग की। इसी तरह अलग अलग रंग की मूलियाँ हैं, तो उनका जो है वो अलग से आजकल न्यूट्रिशन वैल्यू है, कोई वैरायटी एंटीऑक्सीडेंट है, उन पे भी नया काम है। जैसे मल्टी स्टार होटल होते हैं जो 5 स्टार 3 स्टार, उनमें ज़्यादा मिलता है, तो वो जो डिसीज है उनका भी हम काम कर रहे हैं। HAU में नई किस्मों की नर्सरी के प्रभारी डॉक्टर अनिल गोदारा ने बताया कि जैविक खेती को बढ़ावा मिले, इसीलिए इस नर्सरी में उच्च किस्म के फल व सब्जियों की पौध तैयार की जा रही है। इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है बहुत ही अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू है। न्यूट्रिशनल वैल्यू के अंदर इसके अंदर विटामिन का जो कंटेंट है वो बहुत हाई रहता है, और ख़ास तौर से जो मिनरल्स है जो बड़े जिनकी कमी आजकल महसूस की जाती है, तो उनकी भरपूर इसमें मात्रा इनमें उपलब्ध है। और बहुत सारी जो नई सब्जियां जो हमने जैसे ब्रुसेल्स स्प्राउट्स है और जो ये ब्रोकली है, लेट्यूस है, जिनका आमतौर पे उत्पादन किसान नहीं कर रहे इस पे, तो नई फसलों का यहाँ पे इंट्रोडक्शन करना ताकि वो इसकी अहमियत समझे और बड़ी आसानी से हमारे मौसम में ये इनका पैदावार संभव है। जो हमने फसल आज के दिन आपके सामने लगी हैं ये नॉर्मल देख रेख में हुई हैं और ऑर्गेनिकली हमने इसको प्रोड्यूस करी है। इसके अंदर कोई किसी दवाई का स्प्रे नहीं किया गया और किसी भी खाद का इस्तेमाल नहीं किया गया सिवाय जो हमारी गोबर की खाद की। वर्तमान समय में प्रदेश के किसानों के लिए खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है। ऐसे में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई उच्च व नई सब्जियों की नई किस्मों की खेती कर कम समय में ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं किसान और अपनी आर्थिक कमजोरी को दूर कर प्रगतिशील किसान बन सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जो किसान भाई बकरी पालन कर रहे हैं वो बकरियों में लगने वाले रोग और परजीवियों से बचने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएंगे, इस विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए आइए मिलते हैं एक पशु विशेषज्ञ डॉक्टर AK गौर से। बकरे बकरियों की स्वास्थ्य रक्षा कैसे की जाए, उनमें कौन कौन से रोग होते हैं, उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि बकरियों में प्रमुखतः PPR रोग होता है, दूसरा गलघोंटू रोग होता है, मुंह पका खुरपका रोग होता है और साथ में जो है इनमें एंट्रोटॉक्सीमिया होता है और दस्त रोग होते हैं। तो इन रोगों से बचाव के लिए ये जरूरी होता है कि हम वार्षिक टीकाकरण कार्यक्रम अमल में लाएं। किसान भाइयों, यदि आप बकरी पालन करते हैं
तो उससे अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि बकरियों में होने वाली बीमारियों से बचाव हेतु उचित समय पर टीकाकरण करवाया जाए। साथ ही साथ बकरियों के आहार तथा आवास प्रबंधन पर भी उचित ध्यान दिया जाए। तभी आपकी बकरियां इन बीमारियों के प्रकोप से बच सकती हैं, क्योंकि इन रोगों के प्रकोप के बाद इलाज करवाने पर आपको अधिक रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। इसलिए इलाज से ज्यादा अच्छा बचाव ही होता है। परिवहन के समय हमें पीपीआर का टीकाकरण करना है। आने के पश्चात वर्षा ऋतु के पूर्व गलघोंटू रोग का टीका और मुंहपका खुरपका रोग का टीकाकरण करें बकरे बकरियों में। और इसके पश्चात जैसे ही वर्षा ऋतु खत्म होती है तो आंत्रशोथ रोग जो होता है, एंट्रोटॉक्सीमा जिसे कहते हैं, उससे बचाव के लिए हमें टीकाकरण करना जरूरी होता है। उसकी वैक्सीन आती है, रक्षा ईटी वैक्सीन कहते हैं उसको, या मार्केट में और भी कंपनियां हैं जो कि आंत्रशोथ की, पीपीआर की और मुंहपका खुरपका रोग की, इनके टीकाकरण जो है उपलब्ध होते हैं। साथ में हमारे जो शासन का पशु चिकित्सा विभाग है या केंद्र सरकार का जो पशु चिकित्सा विभाग है, ये भी अपने स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम चलाते हैं। उनके तहत भी हमारे पशुपालक भाई उनसे फायदा ले सकते हैं और बकरे बकरियों में टीकाकरण अगर करा लेंगे तो जो इनमें रोग होते हैं उन रोगों की रोकथाम हो जाएगी और मृत्यु दर पर पूरी तरह से नियंत्रण किया जा सकता है। अब रोग ना हो इसके लिए हमारे पशुपालक भाइयों को जो सावधानी रखनी होगी, पहला तो आवास गृह की साफ सफाई जरूरी है। साथ में हम जो इनको आहार पोषण में, चाहे वो चराई के माध्यम से कर रहे हों या इनको आवास गृहों में हरे चारे उगाने के पश्चात चारे दे रहे हों, पत्तियां दे रहे हों, वो किसी तरह से प्रदूषित नहीं होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। बारिश में जो भंडारण हम करते हैं चारे का, भूसे का, उनमें क्या है फफूंद आ जाती है भूसे में, तो इस तरह हमें ये देखना है कि हम इस तरह से प्रदूषित सूखा चारा भी ना खिलाएं। हमारा जहां भंडारण दाना मिश्रण का होता है, जहां हम मक्का का दलिया रखते हैं, खली रखते हैं, चुनी चोकर रखते हैं, उनमें भंडारण में चूहों का नियंत्रण करते रहे, क्योंकि होता क्या है कि हम जहां पर ये विभिन्न घटक जो रखते हैं दाना मिश्रण के, वो चूहे खा जाते हैं और उसको प्रदूषित भी करते हैं दाना मिश्रण के अवयव को। वो उसमें क्या है कीटाणु विषाणु सभी मौजूद रहते हैं जो कि बीमारी उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। जल जो है वो उनको पीने के लिए स्वच्छ उपलब्ध होता रहे। अगर और समय समय पे आवास गृहों की चूने से पुताई करना भी आवश्यक है। हर 3 महीने में आवास गृह की खोलियों की पुताई करें, खाने की नांद की पुताई करें और हर 15 दिन के अंतराल पे पानी की नांद की पुताई करें। बकरियों में कुछ अंतः तथा बाह्य परजीवियों का भी प्रकोप होता है, जिसमें से बाह्य परजीवी बकरियों की त्वचा पर चिपककर उसका खून चूसते हैं तथा अंतः परजीवी पेट के अंदर रहकर बकरियों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। इसलिए इन परजीवियों से बकरियों को बचाना जरूरी होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आइए जानते हैं। 2 तरह के परजीवी होते हैं। एक तो होता है बाह्य परजीवी, जैसे मच्छर है, मक्खी है, जुए हैं, पिस्सू है, किल्ली है, ये लग जाते हैं। क्योंकि ये बाह्य परजीवी क्या करते हैं, शरीर में लग जाते हैं, लगने के पश्चात ये खून चूसते हैं। खून चूसने से क्या होता है कि धीरे धीरे एनीमिक कंडीशन आ जाती है, रक्त की कमी आ जाती है और हमारे बकरे बकरियां कमजोर होते चले जाते हैं। तो इनकी रोकथाम के लिए पेक्टोसाइड या बाजार में ब्यूटॉक्स दवाइयां आती हैं, वो समय समय पे इनको पानी में घोलने के पश्चात कपड़े से पोंछाई करें। और साथ में ये सावधानी रखना होगा कि बकरे बकरी किसी तरह उनको चाटे ना, क्योंकि चाटने से उनको क्या है कि ये जो दवाई है ये घातक सिद्ध हो सकती है। मुंह पे जो है मास्क लगा दे बकरे बकरी के तो वो किसी तरह चाट नहीं पाएगी और इस तरह से हम बाह्य परजीवियों से अपने बकरी बकरियों की रोकथाम कर लेंगे। और साथ में अंतः परजीवी जो होते हैं इनमें गोल कृमि भी होते हैं, चपटे कृमि भी होते हैं और साथ में जब ये चरने जाते हैं तो घोंगे वगैरह में जो है लिवर फ्लूक इन्फेस्टेशन के परजीवी होते हैं। उन परजीवियों की रोकथाम के लिए पहले 21 दिन में इनको जो है कृमिनाशक दवा दें, जैसे कि पेनाकर है, एल्बेंडाजोल घोल है, इनको पिलाना जरूरी होता है। और फिर हर 3 महीने के अंतर से जो है इन्हें अंतः परजीवियों को मारने के लिए
कृमिनाशक दवा जो है देना अति आवश्यक होता है। अगर हमने बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी दोनों पर नियंत्रण अगर पा लिया तो हम जो पोषक तत्व संतुलित आहार दे रहे हैं निश्चित रूप से वो उनके शरीर को प्राप्त होगा और उनके शरीर की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने में ये सहायक सिद्ध होंगे। आगे और भी बहुत सी रोचक जानकारियां बाकी हैं, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े हुए प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सरलौद जिला चंबा के कृषक जय कुमार ने। यह अदरक की उन्नत खुदाई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जय कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जब हम अदरक की फसल को अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए चाहे सब्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसे अगस्त महीने से और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कभी भी निकाला जाता है। लेकिन बीज अदरक को जब निकालना हो तो उसके लिए ज़्यादा ही ज़्यादा समय तक वो खेत में रहे ताकि इसकी जो बाहरी सरफेस है और इसकी जो त्वचा है वो थोड़ी सख्त हो जाए और तभी इसको निकालना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो पाला पड़ता है उस पाला पड़ने से पहले ही फसल को खेत से निकाला जाए, अन्यथा पाले से जो है वो बीमारी का गठी सड़ की रोग की जो इसमें एक प्रमुख बीमारी होती है उस बीमारी का जो है वो ज़्यादा प्रकोप बन सकता है। तो इसलिए एक सही समय होना चाहिए जब बीज अदरक को खेत से निकाला जाए। बीज अदरक को खेत से निकालने के तुरंत बाद गठियों को तने से अलग किया जाता है। ध्यान रखा जाता है कि तने को निकालती बार अदरक की गट्ठी की जो त्वचा है वो साथ में ना निकल जाए और कोई किसी किस्म का जो है वो जख्म ना तो अदरक को खेत से निकालती बार ना ही तो इसकी जो तना है उसको गट्ठी से अलग करती बार कोई जख्म नहीं होना चाहिए और जड़ों को भी बड़े आराम से जो है वो गठियों से अलग किया जाता है तथा जो मातृकंद जिसकी बिजाई से ये पौधा तैयार हुआ था, गठियाँ तैयार हुई थी, उसको भी बड़े धीरे से अलग किया जाता है तथा इस तरह से जो है वो अदरक की गठियों को अलग करके रखा जाता है। बीज अदरक का भंडारण दो प्रकार से किया जाता है, एक खातियों में तथा दूसरा जो है वो बिना गड्ढे के धरातल के ऊपर ही इसका भंडारण किया जाता है। सामान्यतः खातियों में इसके भंडारण की सिफारिश की जाती है और सफल भंडारण के लिए जो तापमान है वो 12-13 डिग्री सेल्सियस तथा जो नमी है वातावरण में वो जो है वो 65 से 70% के बीच में रहनी चाहिए। खातियों में सर्दियों के दौरान सामान्यतः इस तरह का तापमान और इस तरह का जो नमी है वो रहती है। जैसे ही हमने खेत से अदरक को निकाल लिया, इसकी जड़ें और तने को अच्छी तरह से अलग कर लिया है, उसके बाद घोल तैयार किया जाता है। जैसे कि 100 लीटर पानी में 250 ग्राम डायथेन M45 और 100 ग्राम बेविस्टिन, इन दवाइयों का जो घोल है एक बड़े ड्रम में बनाया जाता है और ड्रम जो है वो लगभग आधे तक ही भरा होना चाहिए क्योंकि बाकी जो अदरक की गठियाँ हैं वो उस ड्रम के बीच में इस तरह से डाली जाएंगी ताकि वो सारी की सारी इसमें अच्छी तरह डूब जाएं।
अब इन गठियों को जो है इस घोल के अंदर लगभग 1 घंटे के लिए 60 मिनट के लिए जो है वो इस घोल के बीच में गठियों को डुबो के रखना है। अदरक की बीज गठियों का चुनाव करने के बाद और उपचार करने के बाद जो स्वस्थ गठियां हैं और अच्छी सेहतमंद गठियां हैं, उनको उपचार के बाद जो है वो छाया में अच्छी तरह 2-3 दिन के लिए सुखाया जाता है, ताकि इसमें अत्यधिक नमी ना रहे और 65 से 70% की जो नमी है वो बरकरार रहे। बीज अदरक को खातियों में भंडारण करने के लिए खातियों को अच्छी तरह से सफाई करके तैयार किया जाता है। खातियों को गोबर से लिपाई करके अच्छी तरह सूखने के बाद सबसे निचली सतह पर 10 से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक रेत से भरते हैं। उसके बाद बीज अदरक की गठियों को रखा जाता है और गड्ढे की पूरी ऊंचाई से 15-20 सेंटीमीटर नीचे तक ही गठियों को भरा जाता है। उसके ऊपर सूखी घास की एक तह बिछाई जाती है तथा सबसे ऊपर लकड़ी के तख्ते जो है वो बराबर करके लगाए जाते हैं, ताकि गड्ढे को जो है अच्छी तरह से ढका जा सके। और लकड़ी के तख्तों के बीच या तो एक सुराख बनाया जाता है या फिर 2 तख्तों के बीच की जगह में पीवीसी पाइप के द्वारा गड्ढे के अंदर की जो बनने वाली गैस है उसको बाहर वातावरण में तथा वातावरण की स्वच्छ हवा को जो है गड्ढे तक पहुंचाने के लिए पीवीसी पाइप को रखा जाता है। तख्तों के ऊपर कुछ मिट्टी डालकर उसे फिर से गोबर से लिपाई की जाती है और ये खातियाँ जो हैं जहाँ पर बीज अदरक का भंडारण किया गया है, इनका बारिश या तेज़ धूप से भी बचाव किया जाता है। बारिश का पानी या कोई और पानी खातियों में ना जाए, इसका उचित प्रबंध किया जाता है तथा तेज़ धूप भी उसके ऊपर ना पड़े, इसकी भी रेख देख रखी जाती है। क्योंकि इस तरह से जो है बीज अदरक की गठियों को लगभग 3 महीने के लिए भंडारण किया जाता है, तो बीच में लगभग 1.5 महीने के बाद या 1 महीने के बाद भंडारण की गई गठियों को निरीक्षण करना चाहिए। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। कृषि में पॉली हाउस की उपयोगिता और शासन द्वारा मिलने वाली सहायता। अगेती कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करके ले सकते हैं अच्छी आय। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata@hp@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।